इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका पोइट्री का पोएम 7 यानी 7वां पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ द अर्थ। इसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। और ये जो वीडियो रहेगा इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन। जो बुक में पोएम है उसको हिंदी में समझाने की कोशिश की जाएगी और कुछ वर्ड मीनिंग जो इसमें आएंगे हो सकता है उसकी मीनिंग आपको ना पता हो, तो उसके लिए मैं कुछ वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ। और ये जो पैसेज रहेगा या जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा एंड स्लोली से लेकर नाउ फेयरवेल तक, यानी कि पूरा पोएम एक ही पार्ट में। चलिए देखा जाए, वर्ड मीनिंग देखा जाए, समझने की कोशिश किया जाए। स्लोली मतलब होता है धीरे से। एंसर्ड जो आप देख रहे हो मैंने ब्रैकेट में हेड लिखा है, इसका मतलब है कि वो जो शॉर्ट फॉर्म में डी लिखा है वो रियल में हेड है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कॉमा लगा के डी बना दिया गया है। उत्तर था इसे बोलते हैं। बार्ज मतलब होता है नाव, जो हल्का नाव होता है ना, हल्के नाव को हम बार्ज कहते हैं। ऑर्डर मतलब क्रम, कई सारे मीनिंग होते हैं, क्रम भी होता है, किसी को आदेश देना भी होता है। तो ये हम जब पोएम पढ़ेंगे तब हमको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किसका मीनिंग एग्जैक्ट क्या वहाँ पर आ रहा है। फिर लिखा है चेंज मतलब होता है बदलता हुआ, है ना, तो उसको हम चेंज कहते हैं। पोएम में थोड़ी जो छूट मिल जाती है पोएट को कि वो पोएट कुछ अपने जो भी क्रिएटिंग चीज़ें हैं वो थोड़ी मोड़ी कर सकता है, यानी कि उस स्पेलिंग में एक दो चीज़ें ऊपर नीचे कर सकता है, उसको छूट मिल जाती है। यील्डिंग मतलब उपज, प्लेस मतलब जगह, फुलफिल मतलब पूरा कर देना, भर देना, हिमसेल्फ मतलब खुद, लेस्ट मतलब नहीं तो, जैसे हम बोलते हैं ना नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा, तब उसको लेस्ट से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। कस्टम मतलब रिवाज यानी कि नियम कानून, करप्ट मतलब भ्रष्ट, कंफर्ट मतलब आराम से, थाई सेल्फ मतलब अपने आप को, थाई मतलब होता है यू तुम, और सेल्फ मतलब तुम अपने आप को, अर्थात अपने आप को। तुम भी होता है, आप भी होता है, वह भी होता है। अब देखेंगे बुक में पोएम के समय किसका मतलब क्या आ रहा है। लिव्ड मतलब रहते थे, विद इन मतलब के अंदर, की चीज़ के अंदर, और थॉ मतलब होता है तुम। थॉ पोएम में, पोइट्री में थॉ का मतलब होता है तुम। शुडेस्ट जो वर्ड है इसका मतलब चाहिए। ठीक, अब हम देखेंगे कि एग्जैक्ट चाहिए है कि ज़रूर चाहिए, ये हम पोएम में समझेंगे। नॉर्मली चाहिए मतलब, नेवर मतलब कभी नहीं, प्रे मतलब प्रार्थना करना, रॉट इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है, रॉट मतलब घड़ा होता है ना वो। फिर ड्रीम्स मतलब सपने, वेयर फॉर मतलब इस कारण, ये यूज़ करते हैं हम कि जब बोलते हैं कि इस कारण ये हुआ तो वेयर फॉर बोलते हैं। लेट मतलब चलो, राइज मतलब उदय, फाउंटेन मतलब झरना, ये तो आपको बताइए। नॉरिश मतलब लालन पालन करना, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि मैंने उसका पालन पोषण किया है, तो नॉरिश मतलब पालन पोषण करना भी कह सकते हो। ब्लाइंड मतलब अंधा, फिर देम सेल्फ मतलब वो खुद, अपने आप या अपने। फिर कॉल मतलब बुलावा, बहुत सारे मीनिंग होते हैं कॉल का, लेकिन यहाँ मतलब बुलावा हो सकता है। बाउंड मतलब सीमा जो होती हैं वो, गोल्ड चेन सोने के हार, फीट मतलब पैर का पंजा, और फेयरवेल मतलब विदाई। तो ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड्स अभी हम जब पोएम देखेंगे तो ये सब वर्ड आएगा। हो सकता है एक दो वर्ड की मीनिंग एग्जैक्ट वही हो जो मैंने बताई है, और एक दो वर्ड की जो मीनिंग हो सकता है वो थोड़ी चेंज हो गई हो पोएम में, तो वो ध्यान दीजिएगा। बुक है तो बुक खोल लीजिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों चैप्टर क्या नाम लिखा है, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। ठीक, मतलब आर्थर जब जा रहे थे तब से। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसको लिखा है। अब देखिए क्या लिखा है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज बॉर्न एट समरबाई की जगह का नाम, वहाँ वो पैदा हुए थे, ऑन अगस्त 6 1809, यानी कि 1809 में इनका जन्म हुआ था 6 अगस्त को। एक बार बता दूँ, जो मैंने यहाँ देखिए जो हाईलाइट किया है, देखो ये तो कोई पेपर में आता नहीं है नॉर्मली कि आपको स्पेशलाइज किसी पोएट के बारे में लिखना हो, है ना। तो मैंने वो अंडरलाइन किया है जिससे हम जान सके ये कैसे थे और इनको क्या क्या मिला था अवार्ड, बस, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट है। उससे हम जान सकते हैं कि ये कैसे पोएम, ये कैसे क्या लिखते थे। लिखा है
अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज बॉर्न, ये तो हो गया है। हिज फादर्स नेम वॉज जॉर्ज टेनिसन, इनके पिता का नाम जॉर्ज टेनिसन था। हिज फादर वॉज ऑल्सो अ वेल नोन पोएट ऑफ हिज टाइम, अपने समय में इनके पिता भी एक बहुत ही प्रसिद्ध, वेल नोन मतलब होता है वही प्रख्यात कवि थे। ही रोट हिज फेमस एल्गी, एल्गी एक पोयम का तरीका ही होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना दोहा छंद, वैसे ही एल्गी होता है अलग से पोएट्री में। तो उनका एक बहुत फेमस एल्गी था, इन मेमोरियम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के मरने के बाद उन्होंने ये लिखा था, A.H. हैलम। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1850 और ये पब्लिश हुआ था 1850 में। अब आगे पढ़ते हैं, लिखा है टेनिसन वॉज वन ऑफ द फेमस पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज मतलब होता है एक एज है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा तो ये जैसे अलग अलग पढ़ा होगा, भक्ति युग आपने पढ़ा होगा, है ना। पहले सबसे पहले आपने पढ़ा होगा वीर युग, फिर पढ़ा होगा आपने भक्ति युग। भक्ति युग में कई सारे होते हैं, पढ़ा है ना अपना हिस्ट्री, अगर आपने हिंदी की पढ़ी हुई तो आपको पता होगा, खासकर काव्य की हिस्ट्री। फिर अलग अलग आते हैं, द्वापर युग आता है ना। तो वैसे ही एक इंग्लिश में युग है, उसका नाम है विक्टोरियन एज। इसमें नॉर्मली जो कोई युद्ध होता था तो युद्ध में जो जीतता था हारता था उस पर पोएम बनती थी, तो वही लिखा है विक्टोरियन एज। ही वॉज प्रेज्ड बाय ऑल, वो सभी लोगों द्वारा प्रेज किए जाते थे, प्रशंसा किए जाते थे। ही ऑल्सो गॉट चांस टू बिकम अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ क्वीन विक्टोरिया, वो उनको मौका मिला कि वो क्वीन विक्टोरिया यानी इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया, सबसे बड़ी महिला बोल सकते हो, या सबसे बड़ा सबसे मजबूत इंसान उस समय जो हुआ करता था, वो क्वीन विक्टोरिया हुआ करती थी। उनके ये पर्सनल करीबी दोस्त बन गए थे। हु मेड हिम अ पीयर, जिन्होंने इनको साथी बना लिया था इन 1884 में इनको बना लिया था। ही रोट सो मेनी पोएटिक कलेक्शन, इन्होंने कई सारे कविताएं का संरक्षण बोल सकते हो, या कलेक्शन मतलब वही कई सारे लिखे बोल सकते हो कलेक्शन, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट कलेक्शन का शुद्ध हिंदी नहीं आ रहा है, उसको संरक्षण के लिए बोलते हैं, है ना। मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है अभी दिमाग में। लिखा है दीज आर, जो कुछ है वो बताया जा रहा है, द प्रिंसेस, आइडल ऑफ द किंग एंड मॉड। हिज नोटेबल पोएम, नोटेबल मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जिनको लोग नोट करते हैं, वो था ब्रेक 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 आइडल टीयर, ये पूरे पोएम का नाम है। यूलिसेस क्रॉसिंग द बार, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, when he died in 1892 he was buried in Westminster Abbey। तो वह वेस्टमिनिस्टर एबे में बरीड हुए, मतलब उनको दफनाया गया 1892 में। उनका जन्म कब हुआ था? 1809 में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1892 में। और उनको कहाँ बरीड मतलब कहाँ उनको दफनाया गया था? वेस्टमिनिस्टर एबे में। उनके कुछ प्रमुख कविताएं कौन थी? द प्रिंसेस, आइडल्स ऑफ किंग मॉड, और ये क्वीन विक्टोरिया के बहुत ही करीबी दोस्त भी थे। चलिए अब देखते हैं अबाउट द पोएम। अब देखो क्या समझ रहे हो, यानी कि ये जो पोएम ये लिखे होंगे, ये किस पे लिखे होंगे? कोई जीत पर, हार पर, या कोई घायल हो गया है, किसी को चोट लगा है तो अपनी बात बता रहा है, तो उस पर ये पोएम लिखे होंगे। चलिए अब देखते हैं अबाउट द पोएम। अबाउट द पोएम के बारे में जानकर यही फ़ायदा होता है कि आप थोड़ा सा गेस कर लेते हो कि वो कैसी पोएम लिखे होंगे। लिखा है इन दिस पोएम, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ बुक खोल कर देखिएगा और वीडियो क्वालिटी अच्छी कर लीजिए। इन दिस पोएम किंग ऑथर गिव्स लास्ट, जो राजा ऑथर हैं वो अपने लास्ट मैसेज दे रहे हैं अपने फॉलोअर को, सर बेडेवर। सर बेडेवर जो हैं, देखो नाम इंग्लिश है तो हो सकता है वो लोग कुछ और बोलते होंगे, हम लोग इंडियन है तो हम इसको बेडिवर कह रहे हैं। तो सर बेडिवर को वो अपना जो उनके अनुयायी हैं, अनुयायी मतलब होता है जो उनको फॉलो करते हैं, उनको अपना लास्ट मैसेज, क्योंकि हो सकता है वो घायल हो गए हैं किसी युद्ध में कहीं पर, तो अपना लास्ट मैसेज दे रहे हैं। दैट चेंज इन द लॉ इज़ द लॉ ऑफ नेचर, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। ठीक है, ये बताते हैं वो कि भाई जी प्रकृति का नियम है कि वो कुछ ना कुछ बदलती रहती है, तो यही प्रकृति का नियम है, यही वो समझाते हैं अपने अनुयायी यानी फॉलोअर को। इट इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया की जो मेंटेनेंस है, यानी दुनिया जो है वो बार बार बोलते हैं ना, मेंटेनेंस करने के लिए, बार बार सही करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें दुनिया को थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए, या खुद दुनिया अपने आप चेंज होती रहती है। इवन गुड कस्टम एंड प्रैक्टिस मस्ट चेंज,
यहाँ तक कि वो कहते हैं कि अच्छा कस्टम, जो अच्छे रीति रिवाज हैं या अच्छे जो प्रैक्टिस है, यानी जो हम कोई चीज़ है जो उस समय फॉलो करते हैं उस समय बहुत अच्छा था, वो ज़रूर चेंज होना चाहिए। यानी कि जो अच्छे नियम है वो भी चेंज होने चाहिए समय के अनुसार। जैसे आपको मैं बहुत सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। पहले आपने सुना होगा जो महिलाएं होती थीं, खासकर उस समय जो हिंदू महिलाएं होती थी वो सती होती थी अपने पति के साथ। मान लो पति मर गया है तो पत्नी भी उसके साथ सती, यानी कि उसके साथ ही मरती थी। उस समय सही था लेकिन बाद में गलत हो गया। सही किसे था मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ये होता क्या था कि जो उस समय महिलाएं घर में रहती थी और जो पुरुष होते थे वो जाके कहीं युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे, मारपीट करते थे, मतलब जो भी करते थे। और मान लो उसी युद्ध में, राजा के युद्ध में वो मर गए। अब बताओ उस समय क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी वो अपने ननिहाल, मतलब अपने मम्मी घर दोबारा नहीं जा सकती थी। और क्योंकि भाई जब किसी ससुराल में जब उनका बेटा ही नहीं है, मान लो आपका जो मेन बेटा ही नहीं है, तो बहू क्या करेगी किस काम की। तो वो लोग जो औरत होती थी वो किसी काम की नहीं। अगर बच्चे हैं तो ठीक है, वो सती नहीं होती थी, वो बच्चों का ध्यान रखती थी। लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो वो पति के साथ सती इसलिए हो जाती थी क्योंकि अब समाज में कहाँ क्या करेगी। उस समय तो औरतें सिर्फ खाना बनाने के लिए, घर में रहने के लिए होती थी और बच्चे पालने के लिए, ठीक है। जो उस समय के हिसाब से सही था, लेकिन धीरे धीरे वो गलत होता गया, ठीक। वो गलत रीति रिवाज चला और गलत रीति रिवाज आगे बढ़ता गया। फिर बाद में कई लोगों ने क्रांति की और वो रीति रिवाज को बंद कर दिया गया। यानी कि जो उस समय कुछ समय के लिए रीति रिवाज सही था वो बाद में गलत हो गया पूरी तरीके से। यही कहा राजा ने कहा है कि कुछ कस्टम, कुछ जो रीति रिवाज होते हैं जो हो सकते हैं इस समय सही हो, बाद में वो गलत हो जाए। लिखा है इफ़ दे कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर ये लंबे समय तक, ये जो अच्छे नियम भी हैं, अच्छे रिवाज जो भी हैं, रीति रिवाज, अगर वो भी लंबे समय तक जाएंगे, दे टर्न इनटू एविल, वो भी खराब हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे, ठीक। वी नीड नॉट टू बी लिखा परटर्बर्ड मतलब होता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई कि ये चेंज होगा, ये हमें बदल देगा, ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वी शुड कंटिन्यू टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज़ अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हमें अपने ड्यूटीज़, अपने जो कर्तव्य हैं उसका परफॉर्म, उसको ज़रूर हमें निभाना चाहिए। अब चाहे कोई परिस्थिति हो, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी परिस्थितियों में हमें जो हमारा कर्तव्य है अपने देश के लिए या अपने समाज के लिए, हमें वो फॉलो ज़रूर करना चाहिए, उसको ज़रूर पालन करना चाहिए। वी शुड प्रे टू गॉड टू शॉवर हिज ब्लेसिंग, हमें भगवान को प्रे करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो अपनी आशीर्वाद हमें दे सकें। या शॉवर मतलब है कि वो बरसा सकें, बोलते हैं ना आशीर्वाद बरसा सके, मुहावरे के रूप में हम बोलते हैं। वैसे प्रेयर हैज़ मैजिकल पावर, वो कहते हैं, राजा कहते हैं अपने फॉलोअर से बताते हुए सर बेडीवर से कि प्रार्थना में बहुत ही अद्भुत शक्ति होती है या जादुई शक्ति होती है बोल सकते हैं। इट कैन अकम्प्लिश इम्पॉसिबल थिंग, ये कर सकता है कोई, मतलब बहुत नामुमकिन चीज़ को भी ये कर सकता है अगर आप प्रार्थना करो। कई लोग कहते हैं ना प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, आप सुनते होंगे, तो कभी कभी नामुमकिन चीज़ भी प्रार्थना से हो जाती है। देयरफॉर, इसलिए वी शुड प्रे टू गॉड, हमें इसलिए भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की को प्रे करना चाहिए। नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर आवर फ्रेंड, अपने दोस्तों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इट इज़ काइंड ऑफ अफेक्शन दैट बाइंड अस विद गॉड, और यही जो अफेक्शन है, यही जो लगाव है, यही हमें भगवान से जोड़ता है, ऐसा कहते हैं किंग ऑथर अपने फॉलोअर सर बेडीवर से। जब वो घायल हो जाते हैं और अपनी कुछ लास्ट मिनट अपने बिता रहे हैं तब वो ये बात कहते हैं। चलिए अब देखते हैं, 4 लाइन समझने की कोशिश करेंगे। इसको एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। तो देखिए लिखा है एंड स्लोली एंसर्ड ऑर्थर फ्रॉम द बार्ज नाउ, आपको पता ही है। तो स्लोली, धीरे से, क्योंकि उनको घायल हो गए हैं तो वो धीरे से बताते हैं, क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि एंड स्लोली, और धीरे से वो आंसर, वो उत्तर देते हैं ऑर्थर फ्रॉम द बार्ज मतलब नाव से वो उत्तर देते हैं। द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू, नया नियम मतलब नया जो क्रम है, ऑर्डर मतलब क्रम होता है, नया क्रम जो है वो आना चाहिए और पुराना क्रम बदल जाना चाहिए। ओल्ड ऑर्डर मतलब पुराना क्रम चेंज बदलता है, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और वो जगह बनाता है नए के लिए, अर्थात नए नियम के लिए वो जगह बनाता है।
एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज। और जो गॉड है, भगवान है, वो खुद हमें हिमसेल्फ मतलब यहाँ बात हो रहा है अपने आप कह रहे हैं, वो अपने आप को कई तरीक़ों से भरते हैं, अर्थात भगवान ने जो प्रकृति बनाई है उसको वो कई तरीके से सही करते हैं। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। यहाँ लेस्ट मतलब आपको पता है, मैंने बताया था नहीं तो होता है ना कि नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो वो बार बार अपने हिसाब से अपने जो भी उनके कई सारे तरीके होते हैं भगवान के, उनको अगर देखो तूफान आता है, आंधी आती है और दुनिया पलट जाती है, फिर नई दुनिया बनती है, आपने सुना होगा। तो ये क्या है, ये भगवान बैलेंस बनाते हैं, वो चेंज लाते हैं, वो अपनी दुनिया को सही रखने के लिए वो चेंज लाते हैं अगर वो कभी गड़बड़ी होती है। तो लास्ट लाइन यही लिखा है, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। क्योंकि उनका मानना मतलब किंग ऑथर अपने जो भी अनुयायी हैं सर बेडीवर उनको समझा रहे होते हैं कि जो वन गुड कस्टम, एक अच्छा कस्टम, एक अच्छा रीति रिवाज शुड करप्ट द वर्ल्ड, वो करप्ट कर सकता है, वो खराब कर सकता है, यानी कि अपवित्र रह सकता है दुनिया को अगर वो लंबे समय तक चला। ठीक, तो देखो पहले का जो नियम था वो क्या था, बहुत सिंपल बता रहा हूँ। पहले के लोग क्या करते थे, राजा लोग को हम बड़ा सम्मान देते थे, वो राजा है, अरे उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, अरे उसने वहाँ हमला करके जीत गया, वो वहाँ से हमला करके जीत गया। अब अगर आप कहीं आज देखो, अगर आज आप किसी को हमला करके आपकी प्रॉपर्टी लेते हो तो आप पे केस बन जाएगा, बनेगा ना केस जबरन संपत्ति लेने का। तो सोचो उस समय जो प्राउड का मामला था, आज क्या है, आज वो मतलब कि इलीगल है, गैर कानूनी है। तो उस समय जो अच्छी चीज़ थी वो आज गैर कानूनी हो गई। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जो पहले अच्छे होते थे अब खराब है। हो सकता है जो अभी अच्छे हैं हो सकता है बाद में फ्यूचर में ख़राब हो जाए। फिर समझा रहा हूँ, लिखा है एंड स्लोली एंसर्ड ऑर्थर फ्रॉम द बार्ज, मतलब नाव से जो भाई जब वो घायल होकर आते हैं तो अपने फॉलोवर से, सर बेडीवर से कहते हैं, जब उनको लगता है कि भाई उनकी आखिरी समय आ गया है, तो वो अपना कुछ जो नॉलेज होता है वो देते हैं अपने अनुयायी सर बेडीवर को, कहते हैं कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज येल्डिंग प्लेस टू न्यू। जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने क्रम हैं, यानी जो पुरानी चीज़ें चलती हैं वो बदलता है और नया चीज़ आता है, नई क्रम आते हैं। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज, भगवान खुद ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी तरीके से, अलग अलग तरीके से इसको फुलफिल करते हैं। तूफान ला देंगे, आंधी ला देंगे, कुछ ना कुछ मनुष्यों में ही झगड़ा करवा देंगे ताकि कुछ जो बुरे लोगों को ख़त्म हो जाएं। तो ये उनका तरीका है, वो अपने तरीके से जो भी करना है करते हैं। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, क्योंकि एक अच्छा रीति रिवाज भी काफ़ी समय लंबे समय तक चलता है, तो वो करप्ट कर सकता है दुनिया को। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। लिखा है कंफर्ट, चलिए यहाँ तक लिखते हैं हम। ठीक है, लिखा कंफर्ट थाई सेल्फ, वॉट कंफर्ट इज इन मी। वो अपने अनुयायी यानी जो उनके अनुयायी हैं सर बेडीवर, उनसे कहते हैं कि अपने आप को आराम दो, मतलब अपने आप को फटफटाओ मत, क्या भाई मेरे राजा मर रहे हैं, ऐसा नहीं। कंफर्ट थाई सेल्फ, अपने आप को क्या करो, कंफर्ट करो, आराम दो। वॉट कंफर्ट इज इन मी, जो कंफर्ट मेरे अंदर है, जो इस समय संयम मेरे अंदर है, वो संयम तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये वो कहते हैं। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा है क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि भाई जो संयम मेरे अंदर है क्या तुम्हारे अंदर है, ये पूछ रहे हैं। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, वो कहते हैं मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और ये जो है वो मैंने कर लिया है, मतलब जो मैंने अपना जीवन है वो क्या कर लिया है, मैंने जी लिया है। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, और लिखते हैं बट थॉ, देखो इसका मतलब क्या है, इफ़ थॉ शुड अस नेवर सी माई फेस। लिखा है कि आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड वॉट विच आई हैव डन, और जो मैंने भी किया है। मे ही हिमसेल्फ, यहाँ देखिए विद इन, ही जो लिखा है वो कैपिटल लिखा है, मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ देखिए। जब कोई कभी भी सेंटेंस के बीच में, यानी कि सेंटेंस के बीच में कभी भी आपको ऐसा मिले कि ही, एच कैपिटल हो जाए, यानी कि भगवान के लिए एच आया है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपना जीवन जी लिया है। और वो क्या अपने अनुयायी कहते हैं कि भाई तुम भी संयम रखो, तुम भी अपने आप को संभालो और अपने आप को कंट्रोल रखो। फिर वो लिखते हैं
मैं थोड़ा स्मॉल कर दे रहा हूँ, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। वो कहते हैं कि भगवान जो है यहाँ ही भगवान के लिए आया है और हिमसेल्फ भी भगवान के लिए आया है। तो हो सकता है वो कल्पना करते हैं, वो अपने अनुयायी को बता रहे हैं राजा ऑथर कि हो सकता है जो भगवान है वो खुद अपने से ये जो दुनिया है इसको प्योर कर रहे हो, इनको पवित्र करें। बट था, पर तुम, यहाँ था मतलब तुम, पर तुम, इफ़ थॉ शुडस्ट नेवर सी माई फेस, पर तुम जो है वो मेरी प्रार्थना करोगे, मतलब मेरे लिए प्रार्थना करोगे। इफ़, यदि, थॉ शुडस्ट नेवर सी माई फेस, अगर तुम नहीं देखते, अर्थात तुम मेरा चेहरा दोबारा नहीं देखते, यानी कि कुछ समय बाद अगर मैं मर जाता हूँ तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। ये कहते हैं राजा ऑथर अपने अनुयायी से कि भाई देखो, अगर मैं मर जाऊँगा तो तुम क्या करना, तुम प्रार्थना कर देना मेरे लिए, अगर तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगे तो। ठीक, फिर से दोहरा दे रहा हूँ, लिखा कंफर्ट थाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज़ इन मी। तो वो कहते हैं भाई कि जब बात कर रहे होते तो वो कहते हैं कि भाई मैंने अपना जीवन जी लिया है और जो कुछ भी हुआ है, हो सकता है भगवान इसको साफ़ कर रहे हैं, दुनिया को साफ़ कर रहे हो, जो रीति रिवाज पुराने चले आ रहे हो उनको साफ़ कर रहे हो। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो लड़ाई हुई है, जो भी कुछ हुआ है, हो सकता है ये भगवान करवा रहे हों, भगवान कर रहे हों। इसीलिए अपने आप को संयम दो, कंट्रोल दो। और अगर मैं मतलब मान लो कि अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम अगर मुझे दोबारा नहीं देखते हो तो तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें एक छिपा हुआ सेंस क्या है मैं वो समझा दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, जो पोएट है वो एक ही 4 लाइन के अंदर या एक ही पोयम से 2 बातें कह रहा होता है। तो यहाँ वो राजा जो है वो राजा सिंपल अपनी बातें बता रहे हैं। और एक और इसका मतलब हो सकता है, ये हो सकता है कि भाई राजा ये कहना चाह रहा है कि देखो भाई, मैंने अपना गौरवपूर्ण जीवन जी लिया है, मैंने सब कुछ जी लिया है। और वो शुभकामनाएँ देते हैं बेडीवर को, भाई तुम भी अपनी ज़िंदगी ठीक से जियो, अच्छे से जियो। और अगर तुम मुझे दोबारा नहीं देखते हो तो भाई तुम मेरे लिए प्रार्थना कर देना, क्योंकि भाई प्रार्थना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक, आगे वो लिखते भी हैं, प्रे फॉर माई सोल, मेरे आत्मा के लिए तुम प्रार्थना कर देना। ठीक, मोर थिंग आर रॉट, देखो इसको रॉट भी कई लोग पढ़ते हैं, नॉर्मली व्रॉट अब बोल सकते हो। तो मोर थिंग आर व्रॉट बाय प्रेयर। देखो, मोर मतलब ज़्यादा, थिंग मतलब चीज़ें, और व्रॉट मतलब की जा सकती हैं, बाय प्रेयर प्रार्थना से। तो काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं प्रार्थना से, मतलब वो जो बता रहे हैं कि भाई तुम मेरे प्रार्थना करना, तो आगे समझा भी रहे हैं कि प्रार्थना क्यों करना। मोर थिंग्स आर व्रॉट बाय प्रेयर, काफ़ी चीज़ें प्रेयर प्रार्थना से हो जाती हैं। दैन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिसका दुनिया सपना देखता है, अर्थात जिसका दुनिया सपना देखता है कि काश ये हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। अगर आप प्रार्थना करो तो वो हो जाए, अर्थात जैसा मैंने अभी ऊपर समझाया था कि असंभव चीज़ें भी प्रार्थना से हो सकती हैं, ऐसा राजा कह रहे होते हैं। वेयरफॉर लेट द वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। वो आगे कहते हैं कि भाई देखो कि मैं तो मर रहा हूँ और इसीलिए तुम प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि प्रार्थना से काफ़ी चीज़ें संभव हो सकती हैं। बहुत जो शक्तियाँ छिपी होती हैं वो भी आप प्रार्थना करके पा सकते हो। फिर आगे लिखते हैं, वेयर फोर लेट द वॉइस राइज। वेयर फोर मतलब इसलिए बोल सकते हैं कि तुम, वेयर फोर मतलब यहाँ जो मैंने मतलब बताया था, वेयरफॉर मतलब इस कारण से, लेट द वॉइस, इसी कारण मतलब प्रार्थना जो करने से जो फ़ायदा होता है वो बताकर आगे कहते हैं राजा ऑथर की, इसलिए लेट द वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन। जैसे फाउंटेन होता है, फवारा होता है, वो हमेशा उठता रहता है, ठीक वैसे ही तुम भी जो प्रार्थना है, यहाँ वॉइस प्रार्थना के लिए आया है कि तुम भी जो प्रार्थना है वो क्या करो, उसको बढ़ाओ, अर्थात तुम भी प्रार्थना करो। फॉर मी नाइट एंड डे, मेरे लिए तो तुम करो क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, और तुम अपने लिए भी कर सकते हो, यानी कि तुम प्रार्थना करो मेरे लिए और सबके लिए। यहाँ सबके लिए आया है दिन रात, नाइट एंड डे मतलब हमेशा प्रार्थना करो, काम तो करो लेकिन प्रार्थना भी करो। कर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं किंग ऑथर के द्वारा कि प्रार्थना भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रार्थना से काफ़ी चीज़ें जो असंभव चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। और अपने इस आवाज़ को, अर्थात अपनी जो प्रार्थना की जो फीलिंग है उसको तुम बढ़ाओ। फिर समझा रहा हूँ, लिखा है मोर थिंग्स आर व्रॉट बाय प्रेयर। काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें प्रार्थना से
की जा सकती हैं देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिसका ये दुनिया सपना देखता है, अर्थात जिसका दुनिया सोचता है कि भाई ये असंभव है, वो आप प्रार्थना से कर सकते हो। वेयरफॉर, इसलिए या इस कारण से, लेट थाई वॉइस, थाई मतलब तुम्हारा, मतलब कि इसलिए तुम अपना जो वॉइस है, अपनी जो आवाज़ है, राइज लाइक अ फाउंटेन, इस जो आवाज़ है अर्थात जो तुम प्रार्थना करोगे उसको तुम फाउंटेन, फवारे की तरह बढ़ाओ। फॉर मी नाइट एंड डे, जैसे फवारा दिनों रात हमेशा उठता रहता है, वैसे तुम भी दिन रात प्रार्थना करो मेरे लिए और सबके लिए। ठीक, अब आगे लास्ट के कुछ लाइन्स बचे वो पढ़ते हैं हम। लिखा है फॉर वॉट आर मेन्स बेटर देन शिप्स एंड गॉड, आगे वो लिखते हैं इसलिए फॉर वॉट, इसलिए वॉट आर मेन बेटर देन शिप्स एंड गॉड दैट नॉरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। लिखा है कि इसलिए वो कहते हैं कि भाई देखो प्रार्थना करो, नहीं तो जो मैन है, यहाँ मैन देखो प्लूरल है, जो इंसान होता है वो शिप और गोट यानी कि बकरी और भेड़ से बेहतर होता है। यानी कि यहाँ भेड़ और बकरी अर्थात जानवर की बात कर रहे हैं कि जानवर से बेहतर होता है। दैट नॉरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो जैसे कि जो शिप और गोट होते हैं वो मतलब वो तो अपने दिमाग में एक अंधा जीवन जी रहे होते हैं कि भाई खाना मिला, ये मिला, खाना मिला, चारा खाया, घास खाया, फिर भाई वही चलता रहता, घास खाया, चारा खाया, फिर उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया का। ठीक है, लेकिन इंसान को पड़ता है, इसीलिए इंसान बेहतर है। आगे वो समझा रहे हैं क्यों बेहतर है। इफ़ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर, अगर वो भगवान को जानते हैं, ठीक, दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर, वो अपने हाथ ऊपर नहीं करते हैं प्रार्थना करने के लिए। जैसे हम सबका अलग तरीका है प्रार्थना करने का, मुस्लिम अलग तरीके से करते हैं, हिंदू अलग तरीके से करते हैं, क्रिश्चियन अलग तरीके से करते हैं, सिख अलग तरीके से करते हैं। वो हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, बोथ फॉर देमसेल्फ, अपने आप के लिए भी, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, और उनको भी जो उनको दोस्त कहते हैं। यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, ये पूछ कर समझाना चाह रही थी। जैसे होता है ना कि हम कभी कभी कहते हैं कि तुम जानते हो ना, तो हम क्वेश्चन मार्क तो लगा होता है, लेकिन एक तरीके से हम उसको बता रहे होते हैं कि भाई तुमको पता है। ठीक है, यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं, फिर से समझाता हूँ मैं आपको। मैं राइस से पढ़ा रहा हूँ, फिर देख लीजिए। राइस लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, ये तो हो गया है, सॉरी मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ। ठीक, यह मैंने हटा दिया इसको। अब देखिए, फॉर वॉट आर मैन बेटर देन शिप्स एंड गॉड, भगवान सॉरी जो इंसान होते हैं वो बेहतर होते हैं शिप और गोट दोनों से, मतलब जानवरों से बेहतर होते हैं। दैट नॉरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो पालते हैं अंधा जीवन अपने दिमाग के अंदर। यानी कि जो जानवर होते हैं, अर्थात यहाँ एग्जाम्पल तो दे दिया शिप और गोट का, लेकिन बताया जा रहा है कि जो जानवर होते हैं जो अंधा जीवन जी रहे होते हैं, अपने दिमाग में अंधा जीवन पाल रहे होते हैं, उनसे तो इंसान बेहतर होते हैं। और क्यों बेहतर हो आगे बता रहे हैं। इफ़ नोइंग गॉड, क्योंकि अगर वो भगवान को जानते हैं, दे लिफ्ट नॉट हैंड फॉर प्रेयर, अगर वो भगवान को जानते तो वो अपने हाथ ऊपर करके प्रार्थना करते हैं। यहाँ देखो नॉट आकर, यहाँ जो नॉट आया इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी ये कहना चाह रहे हैं कि वो नहीं करते, वो कहना चाह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई अगर वो जानते तो वो ऊपर हाथ करके प्रार्थना करते हैं। बोथ फॉर देमसेल्फ, अपने आप के लिए भी करते हैं और अपने दोस्तों के लिए करते हैं, जो उनको दोस्त बुलाते हैं। ठीक है, यानी जो अपने करीबी होते हैं दोस्त, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं और अपने लिए भी। तो देखो यहाँ दो मतलब कहना चाह रहे हैं कवि। एक तो वो डायरेक्ट जानवरों को लेकर कह रहे हैं कि जानवर हाथ उठा के प्रार्थना नहीं करते हैं, जैसा कि मतलब अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए। और इसी में एक और बात कह रहे हैं कि हम इंसान जो अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, तो हम उन जानवरों की तरह हो जाएंगे जो अंधा जीवन जी रहे होते हैं अपने दिमाग में। अर्थात वही चारा खाना है, कैसे भी खाना खा के जीना है बस। ठीक, हम लोग जीते हैं लेकिन हम लोग अपना जीवन बनाते हैं। हमें भगवान के बारे में पता है, उनको नहीं पता है, यही कारण है, उनका दिमाग उस तरह से विकसित नहीं हुआ है। तो इसलिए वो कवि ये कहना चाह रहे हैं। फिर लिखा है फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे
बाउंड बाई गोल्ड चेन अबाउट द फीट ऑफ गॉड। इसीलिए मतलब अगर आप प्रार्थना करते हो और अपने लिए या अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, फॉर सो इसलिए, फॉर सो मतलब है इसलिए, द होल राउंड अर्थ, ये जो पूरी दुनिया है, यहाँ पूरी जो दुनिया गोल दुनिया है, इज एवरी वे, ये हर तरीके से, बाउंड बाई गोल्ड चेन, वो बंधा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ गोल्ड चेन मतलब ये मत सोचना कि सोने का, मैंने उसमें तो बता दिया था वर्ड मीनिंग में। यहाँ मतलब है जो बहुत ही, यहाँ बोल सकते हैं गोल्ड चेन मतलब बोल सकते हैं प्यारा, या बोल सकते हैं बहुत ही मजबूत बंधन जो बंधा हुआ है अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवानों के पैर तक। यानी कि जो हम प्रार्थना करते हैं, जो पूरी दुनिया में हम प्रार्थना करते हैं अलग जगह से, वो क्या होता है, वो सब मिलाकर भगवान के पैरों तक जाता है, अर्थात हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं प्रार्थना करके। ठीक, फिर समझा रहा हूँ, लिखा फॉर सो द वर्ल्ड राउंड अर्थ इज एवरी वे, जो पूरी दुनिया है वो जब हम प्रार्थना करते हैं वो हर तरीके से, बाउंड बाई गोल्ड चेन, वो बंधा हुआ है उस गोल्ड के चेन से, सोने के चेन से। यहाँ सोना मतलब मत समझिएगा, यहाँ समझिएगा कि भाई कि वो जो बंधन है वो क्या है, वो जुड़ा हुआ है भगवान के द्वारा। यहाँ गोल्ड चेन का एक उदाहरण दिया है, जैसे सोने के चेन होता है जो बहुत मजबूत होता है, वैसे ही ये भगवान का चेन है, वो बंधा हुआ है अबाउट द फीट ऑफ द गॉड, भगवान के पैरों से वो क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। बट नाउ फेयरवेल, फिर आखिर में कहते हैं भाई अब फेयरवेल, यानी कि अब जो मेरा है वो अंतिम समय आ गया है, मेरा फेयरवेल आ गया है, यानी कि जो मेरा अंतिम समय आ गया है, यानी कि विदाई मेरी आ गई है। फिर से समझते हैं, देखो एक बात ध्यान दीजिएगा, गोल्ड चेन का यहाँ सिर्फ जो कवि हैं उन्होंने बस उपमा दी है, एक उदाहरण दिया है। वो कहना चाह रहे हैं कि जो पूरी ब्रह्मांड है, जो पूरी दुनिया है, उसको जो हम प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं, उनके चरणों तक जुड़ जाते हैं, अर्थात उनके पैर तक हम पहुंच जाते हैं। जब पैर तक पहुंच गए यानी अर्थात हम कनेक्ट हो गए उनसे। ठीक, चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फॉर वॉट आर मैन बेटर दैन शिप्स एंड गोट दैट नॉरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द लाइफ, जो इंसान होते हैं वो बेहतर होते हैं शिप एंड गोट से, यानी कि जानवर का बताया जा रहा है। दो एग्जाम्पल तो दिया गया, लेकिन जानवर को बताया जा रहा है कि वो जानवर से बेहतर होते हैं जो नॉरिश करते हैं, जो पालते हैं अंधा जीवन अपने ब्रेन में, अपने मस्तिष्क में। ये जानवर के लिए कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है, इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड। अगर इंसान, यहाँ बात हो रही इंसान के लिए, अगर इंसान भगवान को जानते हुए भी प्रार्थना नहीं करता है, ठीक, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, तो वो जानवर के ही भांति होता है। जैसे जानवर होते हैं, ठीक वैसे ही आप भी अंधा जीवन जियोगे, आप भी जानवर के समान हो जाओगे, ऐसा कवि कहते हैं। ठीक, और कवि कह रहे हैं किसके द्वारा, राजा ऑर्थर के द्वारा, जो अपने अनुयायी यानी अपने अनुयायी बेडीवर को समझा रहे हैं। फिर लास्ट की 3 लाइन है, फॉर सो द वर्ल्ड राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन अबाउट द फीट ऑफ गॉड। भगवान का जो पैर है, फीट मतलब पैर, जो भगवान के पैर है, उसमें जो वो जो पूरी दुनिया है, ये प्रार्थना से ही हम उस भगवान के पैरों से जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा, गोल्ड चेन। यहाँ गोल्ड चेन बस उपमा दी गई है, इसका मतलब है कि एक सुनहरे श्रृंखला से हम जुड़े हुए हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम संसार में जो पूरी दुनिया है, वो दुनिया जब प्रार्थना करती है तो वो भगवान से जुड़ जाती है, उस श्रृंखला से, उस सुनहरे श्रृंखला से वो जुड़ जाती है भगवान के पैरों से। ठीक, बट नाउ, पर अब, फेयरवेल, पर अब, फेयरवेल मतलब विदाई, अर्थात राजा कह रहे हैं भाई अब मैं मरने वाला हूँ तो मुझे विदाई दे दो, पर मेरे लिए प्रार्थना करना। यही कहना चाह रहे हैं, सिंपल, ये पूरे पोएम में यही कहा जा रहा है कि भाई देखो, प्रेयर करो, प्रार्थना करो, क्योंकि और सबसे इम्पोर्टेंट है, चेंज ही दुनिया का नियम है, परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। फिर दूसरी बात कहते हैं कि भाई प्रार्थना करो। फिर तीसरी बात वो कहते हैं कि भाई देखो, अगर तुम प्रार्थना करोगे तो कोई भी असंभव चीज़ हो जाएगी। फिर कहते हैं कि भाई जानवरों से हम बेहतर होते हैं क्योंकि हम भगवान को जानते हैं और हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम जानवर के समान हो जाएंगे, के समान हो जाएंगे, और ऐसे प्रार्थना कर कर ही हम भगवान के चरणों से जुड़ सकते हैं। और फिर आखिर में कहते हैं कि भाई चलो भाई अलविदा, विदाई। ठीक,
तो ये है पूरा पोयम, इसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। होप आपको समझ में आएगा कहानी। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको क्लास 12 से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करने वाले हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।